ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे पहले हमने पढ़ा था कंज्यूमर के राइट्स कि कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि कुछ राइट्स, जब कंज्यूमर जो एक्ट बनाया गया उसमें राइट्स के साथ साथ कुछ कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाएंगे ताकि आपके साथ कोई जल्दी धोखाधड़ी ना हो सके। तो सबसे पहले जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। इसका मतलब है कि कंज्यूमर अपने राइट्स को लागू करेगा, या एक्सरसाइज मीन्स होता है कि जैसे जितने भी उसके जो राइट्स हैं, जैसे कि उसका अधिकार जितने हैं उनको वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल वे में लागू भी करेगा। क्योंकि जब तक वो अपने राइट्स को लागू नहीं करेगा, उसकी मतलब कि उनको अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करेगा, तो कोई भी बिजनेसमैन उसके साथ कभी भी धोखा कर सकता है। मीन्स जैसे कि अगर कोई मिस्टेक है, डिफेक्टिव है, स्मॉल डिफेक्टिव है, तो आप कंप्लेन ही नहीं कर रहे हैं, या इग्नोर करे दे रहे हैं, या आप अपनी बात ही नहीं रख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, या आप कोई चीज़ परचेस करते हुए ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये जो राइट्स हैं आप उनको क्या करेंगे, एक्सरसाइज का मतलब होगा अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसका आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लेम करेंगे कंपनी के ऊपर। So, under the Consumer Protection Act, the consumer is granted various rights such as right to safety, right to choose, right to have, but these rights will be useful only when the consumer exercise these right. Means उनका यूज करें, जो उसके अधिकार से दिए गए उनका क्या करना, यूज करना। The consumer must select the product according to his preference. He must file a complaint if he is not satisfied with the quality of the product. He must be aware of his right and exercise them whenever required. Means कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते वक्त, कोई भी सर्विस लेते वक्त उनका अपने राइट्स को ध्यान में रखना है। राइट्स को ध्यान में रखने का मतलब है अगर उसके साथ मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट में से अपना जो आप अपने अकॉर्डिंग का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसको क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। या अगर उस प्रोडक्ट को जो आप कंपनी ने या सेलर ने आपको क्या किया है, ऑफर किया है, उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है तो उसके खिलाफ आप क्या कीजिए, कंप्लेन। सेकंड आता है कॉशियस कंज्यूमर। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉशियस कंज्यूमर का मतलब होता है कि जब भी कोई आप चीज़ परचेस करेंगे, आप ये नहीं कि मेरा अधिकार है, अगर तुमने मुझे गलत चीज़ दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर दूंगा। वो यहाँ पे ये कहते हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट लेते वक्त आपको जब आप परचेस कर रहे होंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि कहीं उसमें पहले से कोई डिफेक्टिव तो नहीं है। मीन्स जब आप सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट परचेस करेंगे उस समय आप अपने आप को बहुत चालाक दिखाना पड़ेगा, मीन्स सेलर के सामने, कि आपके साथ कोई जल्दी धोखाधड़ी ना हो सके। कॉशियस कस्टमर का होता है मीन्स अवेयर होता है हर चीज़ से। जैसे हम लोग कोई मोबाइल लेने परचेस करने जाते हैं तो हम कहते हैं ये दिखाओ ये दिखाओ, फिर इसमें से अगर कोई कमी होती है तो सेलर को बता देते भैया ये कमी ये मैं नहीं लूँगा। प्रोडक्ट परचेस करते हुए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स बहुत सतर्कता के साथ आप पहले ही जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर रहे हैं उनको ध्यान से खरीदेंगे। द कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर। अब कई बार क्या होता है कि हम सेलर के वर्ड्स पे बिलीव कर लेते हैं, इसमें ये फीचर हैं, ये फ़ायदे हैं, तो हम उसके बेस पे क्या कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है अरे ये तो ऐसा नहीं हुआ। तो आपको पहले ही अवेयर होना पड़ेगा जब आप प्रोडक्ट कर रहे हैं परचेस, ताकि आपको बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। He must insist on getting full information on the quality, quantity, utility, price of the goods or services. Means जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर रहे हैं तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा कौन, सेलर। और ये आपका अधिकार भी है कि आप उससे सारी इंफॉर्मेशन लीजिए कि कैसे यूज होगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। अब मान लीजिए कोई वेजिटेरियन है, उसको उसने देखा ही नहीं, उसने मोस्टली केसेस कौन से केसेस में होता है, जैसे केक आता है, केक में 90% जो केक आते हैं उसमें आता है एग आता है, जो कि वेजिटेरियन जो लोग यूज नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ धोखा। मान लो सेलर कह रहा है कि इसमें नहीं है, आप पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए, पूछ लीजिए उससे, कह दीजिए मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है जिसमें क्या ना हो, एग नहीं होना चाहिए, जिससे मैं मेरे जो धर्म या मेरे उसको नुकसान हो सके। सो आपको अवेयर रहना पड़ेगा जब भी आप क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। इसीलिए बोला गया है कॉशियस कंज्यूमर। एक चतुर
चालाक कंज्यूमर की तरह अपने सेलर के साथ बिहेव करना कि आपके साथ कोई जल्दी धोखा ना कर सके। नेक्स्ट आ जाए फाइलिंग द कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। जेन्युइन ग्रीवेंसेस का मतलब है कि अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई है, बेईमानी हुई है, उसकी आप क्या कीजिए, कंप्लेन करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। होता क्या है, कई बार मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उसमें माइनर सा डिफेक्ट आ गया। माइनर डिफेक्ट में क्या होता है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, या आपके साथ कोई ऐसा स्मॉल अमाउंट का कोई आपका नुकसान हुआ है, तो क्या होता है कि कोई भी कस्टमर चाहता है चलो छोड़ो, इतने पैसे के लिए 1-2 रुपये 5 रुपये 100 रुपये के लिए कौन कंप्लेन करेगा, कौन उसके पास जाएगा। तो वो यहीं पे कहता है कि इससे क्या हो रहा है कि आप उसको और बेईमानी करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप वहीं पे उसके खिलाफ कंप्लेन करें तो वो नेक्स्ट टाइम किसी भी कस्टमर के साथ धोखा नहीं करेगा। तो चाहे आपकी जो प्रॉब्लम या अमाउंट छोटा है या बड़ा है, आप कंप्लेन करेंगे। अगर जेन्युइन दिक्कत है, मीन्स प्रॉब्लम या जो गलती किसकी है, या तो सेलर की है या किसकी है, कंपनी की है, तो आप उन दोनों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन रीजन है कि मिस्टेक उनकी है, चाहे छोटी हो या बड़ी। होता ही है आप खुद लोग क्या करते हैं कि शॉपकीपर को और बेईमानी करने के लिए, बिजनेसमैन को और उकसाते हैं। कैसे? जब कोई कंप्लेन नहीं करता तो तक दिक्कत तो आ ही नहीं रही है, इसका मतलब सभी लोग क्या है, परचेस किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी डिफेक्टिव गुड्स आपको देगा, मिलावट वाले गुड्स देगा या अंडर वेटिंग करेगा। तो ये सारी चीजें तभी रुक पाएंगी जब आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। तो ये आपकी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके साथ कोई जेन्युइन दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो आप उसका क्या कीजिए, कंप्लेन करिए। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। क्वालिटी कॉन्शियस का मतलब है जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हैं तो आप हमेशा अपनी क्वालिटी, जितना आप पेमेंट करें लगभग उतनी क्वालिटी के आप प्रोडक्ट को परचेस करें। आप वहाँ पे जब आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, क्वालिटी का मतलब है कोई बात नहीं इसमें थोड़ी चीजें कम भी हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। क्योंकि जब आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो कोई भी बिजनेसमैन आपके साथ धोखा नहीं करेगा। द प्रॉब्लम ऑफ द सप्लाई ऑफ द स्टैंडर्ड गुड्स, adulterated products and duplicate products can be solved only when the consumer himself stop the comparison of the quality of goods. बढ़ावा कब मिलता है, डिफेक्टिव गुड्स कब आते हैं मार्केट में, जब लोग परचेस करते हैं। और जब परचेस करते हैं और उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं करते तो बिजनेसमैन को और बढ़ावा मिलता है कि भाई सब बिक रहा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। तो कस्टमर ही एक बिजनेसमैन को उकसाता है कि वो गलत चीज़ों को बेचे, मिक्स चीज़ों को बेचे, डिफेक्टिव गुड्स को बेचे या बेईमानी वो करे। क्यों? जब आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो वो बिजनेसमैन भी क्या करता है, आपके साथ खिलवाड़ करता है। तो आपकी फिर वो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्वालिटी के साथ जो उसके साथ कोई कंप्रोमाइज आप नहीं करें, हमेशा अच्छी क्वालिटी के आप गुड्स खरीदें। नेक्स्ट है डू नॉट बी कैरीड अवे बाय द एडवर्टाइजमेंट। मीन्स आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, विदेशों का तो मुझे पता नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे पढ़े लिखे भी मिल जाएंगे कस्टमर। यहाँ पे थोड़ा सा अनएजुकेटेड कंज्यूमर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा विश्वास किस पे कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि जो टीवी में आया है, न्यूज़पेपर में छपा है, इसका मतलब ये चीज़ें क्या होंगी, अच्छी होंगी। वो बिना सोचे समझे उन एडवर्टाइजमेंट की बात, एडवर्टाइजर की बातों पे क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है और वही चीज़ परचेस करता है। फिर बाद में, अब जरूरी नहीं कि जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है वो सारी बातें उनकी सच्ची हों। फेयर हैंडसम जो आई थी क्रीम जेंट्स के लिए, उसके ऊपर केस फाइल हो गया था। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया गया था वो वाली फीचर्स उसमें नहीं थी, तो कंपनी के खिलाफ उस कस्टमर ने क्या कर दिया था, केस फाइल कर दिया था। सो आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देकर भी धोखे से बच सकते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करने जाओ तो वहाँ पे उसको ध्यान से देखो कि कैसा प्रोडक्ट है, क्वालिटी कितनी है, वेट पूरा है, जैसा हमने क्वालिटीज मांगी वैसी है या नहीं। द एडवर्टाइजमेंट ऑफन एक्स्ट्रा एग्रीगेट द क्वालिटीज। कब जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही चीज़ को दिखाया जाता है। जितनी क्वालिटीज उसमें होती है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर ही दिखाते हैं, जिससे क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है।
तो वो कहता है द कंज्यूमर मस्ट कंपेयर द एक्चुअल यूज ऑफ द प्रोडक्ट विद द यूज शो इन द एडवर्टाइजमेंट। आप जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है उससे आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल में कि वाकई जो क्वालिटीज बताई गई है, जो फीचर्स बताई गई है एडवर्टाइजमेंट में, वो उसमें है या नहीं है। Whenever there is any discrepancy or a difference, it must be brought to be notice of the sponsor of the advertisement and insist to stop the showing the extra aggregate qualities। अगर आपको लगता है कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, उतनी उसमें फीचर्स नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, स्पॉन्सर को बताएंगे कि जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इतनी फीचर्स इस प्रोडक्ट में नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ रहे हैं तो हर कंज्यूमर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई चीज़ को परचेस करे, चाहे स्मॉल अमाउंट की हो या बिग अमाउंट की, आप उसे कैश मेमो के लिए क्या करेंगे, इंसिस्ट करेंगे, मजबूर करेंगे कि वो आपको क्या देगा, बिल देगा। क्यों? बिल से ही माना जाता है कि आपके पास ये प्रूफ है कि ये जो प्रोडक्ट आपने इस शॉपकीपर से खरीदा है। अगर आपके पास कोई भी बिल नहीं है तो कोई भी शॉपकीपर ये कह सकता है कि आप बिल दिखाइए, हमारे यहाँ का तो ये है ही नहीं गुड्स। तो आप कंप्लेन किसके बेस पे करेंगे, कैश मेमो के बेस पे। मीन्स आपके पास उस प्रोडक्ट का बिल होना जरूरी है, तो आप उसे इंसिस्ट करेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं, बाद में दे दूंगा, नहीं, आप उसे तुरंत कहिए अगर मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ, अभी प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ, तो मुझे कैश मेमो भी अभी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम कंज्यूमर सोसाइटी विच कुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन द एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। इसके अलावा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं बीच बीच में कंज्यूमर्स को और जागरूक करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये आपके अधिकार हैं, ये आपके राइट्स हैं। Respected the environment, avoid wastage, littering and contribution to pollution। आप वो चीज़ परचेस नहीं करेंगे जिससे पोल्यूशन हो, या एनवायरनमेंट को आप पॉल्यूट नहीं करेंगे किसी भी तरह से। बी अवेयर ऑफ द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द, हमेशा ध्यान, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी के गुड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आपको परचेस करते वक्त बहुत चीज़ों का क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें कुछ मार्क्स दे रखे हैं, ISI है। जैसे ISI का मतलब होता है कि जैसे ISI जो मार्क लगता है, ये कुछ साइन मार्क्स हैं कि जिनके बेस पे आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाए, जैसे अगर आप ड्यूरेबल लंबे यूज करने वाला, मीन्स बहुत समय तक यूज करने वाले जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप कौन सा मार्क देखेंगे, ISI। मीन्स ये लंबे समय तक यूज होने वाला प्रोडक्ट है और जल्दी खराब नहीं होगा। अगर ये साइन लगा है इसका मतलब श्योरिटी है ये प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा होगा, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग मार्क। एग मार्क में हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज जितनी आती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी यूज होते हैं या लाइव स्टॉक प्रोडक्ट आते हैं, उनके लिए जो यूज होता है उसमें क्या लगाया जाता है, एग मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है BIS मार्क, गोल्ड पे लगाया जाता है, ये कि गोल्ड की प्योरिटी बताता है। ये मार्क्स तभी लगते हैं क्योंकि अथॉरिटी होती है वही मार्क लगाती है। इस मार्क का लगने का मतलब है कि जो आपने गोल्ड खरीदा है वो प्योर है। नेक्स्ट आ जाता है वूल मार्क है। इसमें वूल मार्क का मतलब होता है 100% वूलन है, इसमें कोई भी मिक्सर नहीं है। इको मार्क मीन्स ये जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं ये इको फ्रेंडली है, मीन्स ये एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करेगा। तो ये कुछ मार्क्स हैं जो आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करें, जिस तरह का भी आप खरीद रहे हैं उस पर ये मार्क्स आप जरूर देखेंगे। ड्यूरेबल है तो ISI है, एग्रीकल्चर है तो एग मार्क है। अगर आप BIS मार्क जैसे गोल्ड पे आ गया है, वूलन के लिए वूल मार्क आ जाता है। और इको मीन्स अगर कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो इको मार्क उसके ऊपर लगा होता है, साइन भी बना आता है ग्रीन कलर का। आप देख लीजिए उस प्रोडक्ट के ऊपर ग्रीन कलर का एक साइन भी बन के आता है। नेक्स्ट आ जाता है रिलीफ्स। अब मान लीजिए हमने कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन करने पे अगर वो जेन्युइन कंप्लेन है और कंप्लेन हमारी फाइल हो गई है, केस हो गया और हम केस को जीत गए हैं, तो वहाँ पे आपके साथ कुछ रिलीफ्स जो आपको दिए जाएंगे। कंज्यूमर को कौन कौन से रिलीफ्स मिल सकते हैं अगर वो जेन्युइन जो दिक्कत है उसके साथ आई है, उसको वो कैसे कोर्ट सॉर्ट आउट कर सकता है। रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, पहले क्या हो जाएगा, जो डिफेक्टिव गुड्स आपको मानो कि प्रोडक्ट आपने खरीदा उसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया है, तो वो डिफेक्ट जो गुड्स है वो क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा, रिमूव हटा दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स, या तो डिफेक्ट सही किया जाएगा या गुड्स क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा।
रिफंड ऑफ द प्राइस, या जो प्रोडक्ट यूज हो गया है अगर उससे भी नुकसान हो रहा है तो ना तो रिप्लेस किया गया ना जो पेमेंट थी, जितनी पेमेंट उसने किया उसका पेमेंट उसको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड वापस कर दिया जाएगा। कंपनसेशन ऑफ लॉस इंजरी इन द सफर, अगर कोई नुकसान हुआ है उसका कंपनसेट पैसा दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ द डेफिशिएंसी इन द सर्विस, अगर कोई सर्विस में दिक्कत आ रही है तो उसको हटाया जाएगा। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिलावट है, बेईमानी है, माल प्रैक्टिसेस है, इनको हटाया जाएगा। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हैजर्ड्स गुड्स, जितने भी खतरनाक गुड्स हैं जिनसे नुकसान हो रहा वो गुड्स मार्केट से क्या किए जाएंगे, हटाए जाएंगे। पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट ऑफ ग्रेव पार्टी, जिसको नुकसान हुआ है, कस्टमर को नुकसान हुआ है, उसको जितना उसने क्लेम किया उसको क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। और क्या है, टू पे एनी अमाउंट to be credited to the customer welfare fund or any other organization cost to be utilized in the prescribed manner। उन्होंने एक अमाउंट दे रखा है 5% के हिसाब से कि कितना डिफेक्टिव गुड्स हुआ है, उसके हिसाब से इतने % आपको पैसा मिलेगा। टू इशू ए करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू द न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है तो या तो उस एडवर्टाइजमेंट को वहाँ से हटाया जाएगा, उसका दोबारा से एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, या उसमें वर्ड्स क्या किए जाएंगे, चेंज किए जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ एडवर्टाइजमेंट में कई बार कुछ किसी धर्म के खिलाफ कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जाते हैं या ऐसे प्रोडक्ट को यूज में लेके आया जाता है, तो वहाँ पर उन एडवर्टाइजमेंट पे क्या लगा दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। टू पे एडुकेट कॉस्ट टू एप्रोप्रिएट पार्टी, जितना उसका मतलब कंपनसेशन बनता है वो पेमेंट किया जाए। तो ये कुछ रिलीफ्स हैं, ये भी आ जाते हैं कि ये रिलीफ्स में क्या क्या पेमेंट कि एक कस्टमर की जो दिक्कत आई है, उसने जो कंप्लेन किया उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रिड्रेसलर एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। रिड्रेसलर एजेंसी मींस कहां पे आप केस फाइल कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, मींस चाहे डिस्ट्रिक्ट पे आ जाए, स्टेट पे आ जाए या नेशनल पे आ जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 और मेंबर होते हैं। एक प्रेसिडेंट के अलावा 2 और मेंबर है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या तो रिटायर्ड जज होगा या जो वर्किंग जज होता है वो होता है। दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इनको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। द कंप्लेंट फॉर द गुड्स और सर्विस 20 लाख, इसमें कितने तक की कंप्लेंट एक्सेप्ट हो सकती है, 20 लाख। 20 लाख तक का अगर नुकसान होता है तो आप कहाँ पे चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में चले जाएंगे, वहां पे आपका केस फाइल हो जाएगा। The agency send the goods for the testing in the laboratory if required and give the decision on the facts and laboratory report. If the aggrieved party is not satisfied by the judiciary of the district forum, then they can file appeal against the judgment in the state commission within 30 days. अगर दोनों पार्टी में से कोई पार्टी सहमत नहीं होती है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम ने अगर कोई फैसला सुनाया है, अगर कोई उस पार्टी उसके अगेंस्ट जाना चाहती है तो विद इन 30 डेज, ये ध्यान रखना, विद इन 30 डेज वो कहाँ पे चले जाएंगे, स्टेट कमीशन में जाके अपील करेंगे कि हमें ये जो फैसला डिस्ट्रिक्ट फोरम ने दिया है इससे हम सहमत नहीं हैं। फिर आ जाता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में जो लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अगर आपको नुकसान होता है तो आप कहाँ पे क्लेम करेंगे, स्टेट कमीशन में। इसमें भी एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर होते हैं और जो प्रेसिडेंट होगा वो या तो रिटायर या वर्किंग जज किसका, हाई कोर्ट का। और दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इन केस द अग्रीड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट देन दे कैन अपील इन द नेशनल कमीशन। अगर यहाँ से भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज, फैसले के 30 दिन के अंदर, आज फैसला आया तो विद इन 30 डेज कहाँ पे फाइल करना पड़ेगा केस, नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा। अब बात आती है नेशनल कमीशन। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा जितने का भी आप क्लेम एडमिट करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अगर आपको पता है कि नुकसान हमारा हुआ इतने का, तो 1 करोड़ से ज्यादा कहाँ पे हम केस फाइल करेंगे, नेशनल कमीशन। यहाँ 20 लाख अप टू 20 लाख, यहाँ पे कितना आया, अप टू 1 करोड़, और ये 1 करोड़ से ज्यादा कितना भी अमाउंट होगा कोई भी जो कंज्यूमर है वो यहाँ पे जाके केस फाइल कर सकता है। इसमें नेशनल कमीशन प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर होंगे, उसमें से एक और होगी वुमेन। उन 4 मेंबर में से एक मेंबर क्या होगा, वुमेन होगी। दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके जो मेंबर्स अपॉइंट कौन करेगा, सेंटर। इन दोनों में कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टेट।
The complaint can be filed in the National Commission exceed 1 crore. On receiving the complaint, the national form the party who complaint file and send the goods testing. अगर वो मान लो टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में जाते हैं तो उसको तब तक के लिए पेंडिंग रखा जाएगा। कुछ जैसे मैगी पे आया था तो मैगी को उन्होंने लैब में भेजा था, तो लैब में भी कुछ प्रोडक्ट्स को भेजा जाता है। If the aggrieved party is not satisfied with the judgment of, then they can file in the Supreme Court. अगर यहाँ से भी जजमेंट के लिए कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो विद इन 30 डेज वो कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। फिर वहाँ पे उनके जो दिक्कतें, दोनों पार्टीज की प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, वहाँ पे जो फैसला आएगा वही लास्ट फैसला होगा, वही दोनों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट द चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।